नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज न्यू ग्लोबल ऑर्डर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने कहा कि G7 दैट इज ग्रुप ऑफ 7 एक बहुत ही आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, हमें इसके अंदर रिफॉर्म करना चाहिए और ज्यादा कंट्रीज को हमें इसमें लेके आना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि G7 को ब्रोडन अप करें और वो G10 बन जाए या G11 बाय इंक्लूजन ऑफ रशिया। तो इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर क्या होना चाहिए, वर्ल्ड में चैलेंजेस अभी क्या हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने क्यों ऐसा कहा। सो आवर प्रेजेंट कंटेक्स्ट, अपग्रेड G7 to G11, how G7 was created, where developed nations are failing, changes in global order from 1945 till now, what should be new global order, global order means new arrangement, and what should India do अपने आप को ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इन न्यू ग्लोबल ऑर्डर। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का 2020 के समिट को पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने कहा कि टू एटलीस्ट सितंबर, इट वाज शेड्यूल्ड इन मिड जून और उन्होंने इनको सितंबर तक शिफ्ट कर दिया। इसके पीछे का एक रीजन है जो एक्सपर्ट कहते हैं, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, जून में अगर समिट होता है G7 का, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, वन बिकॉज ऑफ ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, एंड सेकंड G7 समिट इज नथिंग बट ए फोटो अपॉर्चुनिटी, जहां पे कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया जाता है, जस्ट ए फोटो अपॉर्चुनिटी ऑफ सम डेवलप्ड कंट्रीज। और ये वो डेवलप कंट्री है जो पास्ट में इनके पास सिग्निफिकेंट पावर हुआ करता था, राइट नाउ दे आर नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट पावर एक्सेप्ट यूएस को आप देखो, rest all the countries of G7 they are struggling with one or other problem। ट्रंप ने और रिमार्क किया, यूएस प्रेसिडेंट ने, कि G7 is a very outdated group of country and it no longer represented what is going on in the world, say world is moving in X direction but G7 is moving in 180 degree opposite direction, that is Y direction। इन्होंने कहा कि G7 को हमें एक्सपांड करना चाहिए टू G10 बाय इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और G11 रशिया को भी इंक्लूड करके। रशिया पहले G7 का पार्ट था, बाद में 2014 में रशिया को निकाल दिया गया, तो जब रशिया G7 का पार्ट था तो इट वाज G8। G का मतलब है ग्रुप, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, तो इट वाज ग्रुप ऑफ 8 कंट्री। 2014 में सॉरी रशिया को निकाल दिया गया और फिर ये G7 हो गया। नाउ G7 का क्रिएशन कैसे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। 1973 में ओपेक, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने एम्बार्गो इम्पोज किया। एम्बार्गो मीन्स रेस्ट्रिक्शन, एम्बार्गो मीन्स सैंक्शन ऑन कनाडा, जापान, नेदरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने कहा कि हम इस कंट्री को अब ऑयल सेल नहीं करेंगे। और ओपेक उस समय सोल ऑयल प्रोड्यूसर था। और क्यों इसने एम्बार्गो इम्पोज किया, क्योंकि इस समय अरब इजरायली वार हुआ था वहां पे। तो अरब इजरायली वार में अरब इजराइल वार हुआ था उस समय, और जिसमें इजराइल को वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट अरब कंट्री, और ओपेक के अंदर अरब कंट्री का डोमिनेंस है। सो ओपेक ने ऑयल सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया फॉर कनाडा, जापान, नेदरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट। 1973 का टाइम है। ऑयल इंपॉर्टेंट कमोडिटी है एनर्जी के लिए, अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। देन फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने एक मीटिंग बुलाया जिसके अंदर कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट, उन सब के फाइनेंस मिनिस्टर आए। फ्रांस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया था ओपेक ने, बट फिर भी फ्रांस थ्रेट फेस कर रहा था। तो वो जब मीटिंग खत्म होता है तो 1975 में G7 का फॉर्मेशन होता है। तो 1973 में अरब इजरायली वार के बाद ओपेक ने रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया ऑन दिस 4 कंट्री। देन फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्होंने एक मीटिंग बुलाया ऑफ 5 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्रीज, और उनको कहा गया कि वी शुड
मेक सम अरेंजमेंट जिसके थ्रू हम इनको काउंटर कर पाए। तो 1975 में G7 का फॉर्मेशन होता है। यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एंड यूके इसके मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद 1976 में कनाडा को ऐड करते हैं। 1977 में यूरोपियन कमीशन को ऐड करते हैं और यूरोपियन कमीशन बाद में यूरोपियन यूनियन बन जाता है। 1998 में यूरोपियन कमीशन ट्रांजिट हो जाता है टू यूरोपियन यूनियन में। 1997 में रशिया को ऐड किया जाता है। रशिया को जब G7 में ऐड किया जाता है तो उस समय दो लोगों ने बहुत ही डिसाइडिंग रोल प्ले किया था। वन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके टोनी ब्लेयर एंड अनदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बिल क्लिंटन। उसके बाद 2014 में रशिया ने यूक्रेन कंट्री के अंदर क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स किया था, कैप्चर किया था। तो 2014 में रशिया को निकाल दिया गया G7 में से। तो अभी तक ये G8 था और जब रशिया को निकाल दिया गया तो G7 हो गया। तो G7 दैट इज ग्रुप ऑफ 7। तो अब इसके कंट्री का कंपोजिशन आप देखो कि G7 में जो कंट्रीज है दे आर डेवलप नेशन, और अब इकोनॉमिकली इनका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट वर्ल्ड में नहीं है एक्सेप्ट यूएस को देखें और टू सम एक्सटेंड फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। रेस्ट ऑफ द कंट्री उतने डोमिनेंट प्लेयर नहीं है वर्ल्ड में। ये कैसे, मैं आपको फैक्ट से बताता हूँ। तो ये G7 का मेंबरशिप है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में फॉर्मेशन हुआ था। इनफॉर्मल फोरम टू डिस्कस प्रेसिंग वर्ल्ड इशू। 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया, 1997 में यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन किया, रशिया ने 1997 में ज्वाइन किया, बाद में उसको निकाल दिया गया इन 2014। G7 का कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। G7 के जो डिसीजन है वो नॉन बाइंडिंग डिसीजन है। इट इज मोर लाइक डिस्कशन कि वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इट इज नॉन बाइंडिंग। इंडिया, चाइना, ब्राजील अभी लास्ट 25 ईयर से राइज कर रहा है और जिसकी वजह से G7 का रेलिवेंस डिक्रीज हो गया। पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में देखें तो G7 का कंट्रीब्यूशन जस्ट 40% है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब G7 का फॉर्मेशन हुआ था तो इट वाज मोर देन 60%। तो ग्लोबली उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी कम हो रहा है। डेवलप नेशन और यू कैन से वेस्टर्न कंट्रीज वो कहां पे फेल हो रहे हैं। पहला ये है कि जब 2007-8 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक रिसेशन आया था, देन उस समय G7 कंट्री इसका सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। देन G20 ऑर्गेनाइजेशन है एक, दैट इज ग्रुप ऑफ 20। इसके अंदर डेवलप नेशन भी है और इसके अंदर डेवलपिंग नेशन है। इन्होंने काफी हद तक वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। सो सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, इंडिया, ब्राजील, चाइना, इन्होंने वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो 2007-8 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, G7 फेल्ड मिसरेबली एंड G20 ने वर्ल्ड को इकोनॉमिक सोल्यूशन दिया था by promoting open market and stimulus, by preventing collapse of global financial system. So this was the contribution of G20 countries. G7 कंट्री कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में भी वहां पे फेल हो रही है। यूएस में सबसे हाईएस्ट केस है, देन वी हैव रशिया, यूके में केस है, इटली में केस है। सो एक्सेप्ट ब्राजील को और इंडिया को आप छोड़ दो, विच आर ब्राजील इज आई गेस थर्ड कंट्री और इंडिया फोर्थ कंट्री है कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस को लेके। रेस्ट डेवलप कंट्री में ये क्राइसिस ज्यादा एक्यूट है। क्लाइमेट चेंज को भी लेके ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाए। इस्लामिक स्टेट का राइज हुआ है मिडिल ईस्ट में, उस केस में भी कहा जाता है कि डेवलप नेशन फेल हुए उसको अरेस्ट करने में, और वेस्ट एशिया में पूरा स्टेट कोलैप्स हो गया है, गवर्नमेंट वहां पे वीक हो गया है। टेक द केस ऑफ इराक, टेक द केस ऑफ सीरिया, टेक द केस ऑफ यमन, टेक द केस ऑफ लेबनान, वहां पे स्टेट पूरा कोलैप्स हो गया है और जो नॉन स्टेट एक्टर है, टेररिस्ट ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, उन लोगों ने स्टेट को कैप्चर कर लिया है। तो
G7 कंट्रीज ये सारे जो कंटेम्प्रेरी इशू है, जो बर्निंग इशू है, उसके ऊपर वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाए। देन G7 के मेंबर्स ने अनाउंस किया था कि वो लोग फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर देंगे, और जो लोग भी वो सब्सिडी दे रहे हैं कोल को, पेट्रोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, उस सब्सिडी को रिमूव कर देंगे। बट दिस वाज जस्ट मियर अनाउंसमेंट, और उसके बाद उन्होंने कोई प्लान ऑफ एक्शन अनाउंस नहीं किया। सो G7 कंट्री ये 59% ऑफ हिस्टोरिक ग्लोबल CO2 एमिशन करता है। तो 1850 से 2010 के बीच में जितना भी CO2 का एमिशन हुआ था, उसमें से 59% वाज डन बाय G7 कंट्री। CO2 is responsible for global warming. CO2 is responsible for climate change because ये ग्रीन हाउस गैस है। कोल फायर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट जो G7 कंट्री में है, ये ट्वाइस मोर CO2 प्रोड्यूस करता है देन इंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो G7 कंट्री फेल हुआ क्योंकि वर्ल्ड में जो अभी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, टेररिज्म का, इकोनॉमिक चैलेंज है और हेल्थ चैलेंज ड्यू टू कोरोना वायरस, उसका वो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिबिलिटी हाई कब होता है? व्हेन दैट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। सपोज आप हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे आपको कोई डिसीज है, आपको कोई डिसऑर्डर है, और वो हॉस्पिटल आपको ट्रीट ही नहीं कर पाता है, तो देन वो हॉस्पिटल का क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर गोइंग हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। वो उसका पर्पस है, अगर वो ही नहीं करता तो वो तो फेल होगा। तो सेम वे G7 अपने वर्ल्ड के प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाया, और वहां पे वो मिसरेबली फेल हुआ, फ्लैट हुआ। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये तीनों G7 कंट्रीज हैं। ये टॉप 10 कंट्री है जिसके वॉलंटियर इस्लामिक स्टेट के अंदर अभी फाइट कर रहे हैं, और उनका अगर आप नंबर देखो, अराउंड 22,000 टू 30,000 है। सो थ्री ऑफ द G7 कंट्री विच इज फ्रांस, जर्मनी एंड यूके were among top 10 countries contributing volunteers to Islamic State which is a terrorist group। एक और प्रॉब्लम अभी अकर हुआ है अफ्रीका में एंड मिडल ईस्ट में, और यू कैन से वेस्ट एशिया में, और ये यूरोप है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो अफ्रीका, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सिविल वार इरप्ट हो रहा है। गवर्नमेंट हाई हैंडेड अप्रोच रख रहा है, परसिक्यूशन कर रहा है। परसिक्यूशन मींस आपके रिलीजन को लेके, आपके एथनिसिटी को लेके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ के लोग माइग्रेट करके यूरोप में जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप में बेटर प्रोस्पेक्ट है, यूरोप पीसफुल है, यूरोप के अंदर लिबरल वैल्यूज है, डेमोक्रेसी है। लेकिन यूरोप अभी क्या कर रहा है? इनके लिए अपने गेट को शट कर रहा है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्री जो अपने लिबरल वैल्यूज हैं उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और वो माइग्रेंट्स को अलाउ नहीं कर रहा है अपने रीजन में, ताकि माइग्रेंट्स का वेलफेयर हो जाए। जिसके वजह से ये माइग्रेंट्स निकलते हैं अफ्रीका से, यूरोप इनको अलाउ नहीं करता, तो ये मेडिटेरियन सी में ही स्टक हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स आपने देखे होंगे जहां पे लोग मेडिटेरियन सी में ही उनका डेथ हो जाता है, या वो मेडिटेरियन सी में ही फ्लक्चुएट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड दे आर नोन एज बॉर्डरलेस पीपल, बिकॉज उन्होंने अपने नेटिव कंट्री को छोड़ दिया है एंड न्यू कंट्री इज नॉट एक्सेप्टिंग देम। सो यूरोप का एक बेसिक पॉजिटिव साइड ये था कि इट वाज हैविंग लिबरल वैल्यूज। अगर वो अपने लिबरल वैल्यूज को, सेकुलरिज्म को, डेवलपमेंट को अगर साइड में रखेगा तो उसका वर्ल्ड में कोई अब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ना ग्लोबल ऑर्डर में चेंजेस क्या हो रहा है, वर्ल्ड के पूरे कॉम्पोजिशन में क्या चेंज हो रहा है? G7 जब बना था तो ये मोर देन 2/3 ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा था। जीडीपी मींस इकोनॉमिक वेल्थ। सो 2/3 ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रहा था। राइट नाउ ये लेस देन 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। तो जस्ट इमेजिन 50% रिडक्शन हो गया। 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी जिसको E7 कहते हैं, ब्राजील है, चाइना है, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया, टर्की, ये वर्ल्ड के 1/3 जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो जितना G7 कंट्री का जितना G7 कंट्री का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के जीडीपी में, उससे ज्यादा
E7 इमर्जिंग इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है, जिसको ट्रेडिशनली पुअर कंट्री कहा जाता था या डेवलपिंग कंट्री कहा जा रहा है अभी, उनका कंट्रीब्यूशन है। 6 of 7 वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी, दैट इज चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राजील एंड रशिया, ये 2050 में वर्ल्ड के 6 of 7 बेस्ट इकोनॉमी होंगे। मेक्सिको एंड टर्की वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया का जीडीपी अभी क्लोज टू $3 ट्रिलियन है, बट इन 2030 इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा $17 ट्रिलियन। 2050 में इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा $42 ट्रिलियन। ये जस्ट एक एस्टिमेट है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा बाय 2050 आफ्टर चाइना। सो चाइना लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड यूनाइटेड स्टेट, अभी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट ये सब डिपेंड करता है इंडिया ये सारे चैलेंजेस को कैसे डील करता है। फर्स्ट, कोविड-19 के चैलेंजेस को कैसे डील करता है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास हेल्थ का चैलेंज है, प्लस साथ में इकोनॉमिक चैलेंज भी हम फेस कर रहे हैं। सेकेंड, इंडिया अपने इकोनॉमी को कैसे रिफॉर्म करता है, इंडिया के अंदर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडिया के इंस्टीट्यूशन कितने क्रेडिबल है, लाइक जुडिशरी, पार्लियामेंट, सीबीआई, ये सारे इंस्टीट्यूशन कितने क्रेडिबल है, गवर्नेंस के अंदर हम कितना रिफॉर्म करते हैं, लाइक ब्लैक मनी को एलिमिनेट करते हैं, करप्शन को एलिमिनेट करते हैं, इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट करते हैं, और हेल्थ एंड एजुकेशन में हमें इन्वेस्ट करना है। सो इंडिया हैज पोटेंशियल टू बिकम So India has potential to become second largest economy of the world, provided इंडियन इकोनॉमी को हम रिफॉर्म करें, कोरोना वायरस के चैलेंजेस को हम ओवरकम करें, इंडिया के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस एंड हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर। ना वर्ल्ड के पास अभी चैलेंजेस क्या क्या है, तो वर्ल्ड अभी एक ग्रेट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर में है, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन है, कंट्रीज आर फाइटिंग विथ ईच अदर, कोरोना वायरस वाइड स्प्रेड है, जिसके वजह से क्लोज टू अराउंड 2 लाख लोगों का डेथ हो गया है, अराउंड आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, बट अराउंड 30-40 लाख से भी ज्यादा लोगों का इन्फेक्शन हो गया है। ट्रेड वार हो रहा है बिटवीन कंट्रीज के बीच में, ताकि अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर पाए, अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचा पाए। न्यूक्लियर आर्मेंट हो रहा है, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, और न्यूक्लियर वेपन लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड के पीस एंड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। चाइना को लेके मिसट्रस्ट है कंट्रीज के बीच में। चाइना ने कोरोना वायरस को जैसा हैंडल किया या उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन उसने स्प्रेड किया, इसको लेके मिसट्रस्ट है। अभी कंट्रीज के अंदर हाइपर नेशनलिज्म राइज कर रहा है, एंड पीपल दे आर थिंकिंग ओनली अबाउट देयर कंट्री rather than thinking about the development of whole humanity. You should think about your country. Nationalism is good, but वो हाइपर नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। टेररिज्म, स्पेशली रिलीजियस बेस्ड टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये वर्ल्ड के पास अभी चैलेंजेस है, और ये चैलेंज को डील करने के लिए हमें वर्ल्ड में एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जहां पे डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री दोनों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। नया ग्लोबल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ये मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए। जैसे यूएस ने यूनिलेटरल कोई डिसीजन ले लिया, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, या चाइना ने यूनिलेटरल कोई डिसीजन ले लिया, नहीं चलेगा। मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, जहां पे कंट्रीज बैठे और उनके कंसर्निंग जो डिसीजन है उस डिसीजन को वो ले, कोई सिंगल हैंडेडली इसको डिसीजन को ना ले। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, उसके अंदर रिफॉर्म करना चाहिए। कोरोना वायरस क्राइसिस के अंदर डब्ल्यूएचओ को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि डब्ल्यूएचओ ने चाइना को बचाने के लिए काम किया, या डब्ल्यूएचओ ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन्होंने स्प्रेड नहीं किया है। इंटरनेशनल लॉ को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो पावरफुल कंट्री है दे शुड ऑब्जर्व एंड मेंटेन इंटरनेशनल लॉ। लिबरल वैल्यूज है, वहां से हम रिट्रीट हो रहे हैं, वो हमें नहीं होना चाहिए। यूएस में ब्लैक्स पे अटैक हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में सिख पे अटैक हो रहा है, लंदन में मुस्लिम्स पे अटैक हो रहा है, तो हमें ये लिबरल वैल्यू से दूर नहीं जाना है।
we should consider the development of whole humanity. इंडिया क्या कर सकता है अपने आप को वर्ल्ड में जगह बनाने के लिए? तो काउंटर टेररिज्म और काउंटर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मीन्स न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको हमें रोकना चाहिए। ईरान के साथ हमें प्रॉपर कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना चाहिए और ईरान को समझाना चाहिए कि देखो, आप अगर न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करोगे तो सऊदी अरेबिया भी एक्वायर करेगा, दूसरे गल्फ कंट्रीज भी एक्वायर करेंगे, और ये ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो आपको अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को सस्पेंड कर देना चाहिए और आपको डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इन केस अगर फ्यूचर में आप कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इंडिया इज रेडी टू हेल्प यू। तो समथिंग लाइक दैट वी शुड टॉक विद ईरान, बिकॉज ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा तो पूरे गल्फ रीजन में एक पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। देयर विल बी मैड रश टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन इन मिडल ईस्ट, एंड दैट विल बी नॉट गुड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रीजन एंड द होल वर्ल्ड। पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, गल्फ रीजन एंड वेस्ट एशिया, उसके लिए हमें वर्क करना चाहिए। कोरियन पेनिनसुला और साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट है, कोरियन पेनिनसुला इट इज साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन ने 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि यूएस शुड जस्ट गेट आउट ऑफ कोरियन पेनिनसुला, दे शुड हैव नो इंटरेस्ट इन साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना, साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है यूएस, और जिसके वजह से इनके बीच में टेंशन इंक्रीज हो रहा है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन दिस टू कोरियन कंट्रीज, वो लोग साथ में मिलके और बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड एशियन कंट्रीज, इंडिया शुड ऑफर इटसेल्फ टू मीडिएट और ये टेंशन को कम करने में वर्क करें। इंडिया का वर्ल्ड में एक यूनिक प्लेस ये है कि हम किसी भी पावर की तरफ कंप्लीटली अलाइन नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को आप देखो, वो यूएस का एक इन्वेस्टिगेटिव स्टेट है। इंडिया वैसे किसी एक कंट्री के साथ कंप्लीटली अलाइन नहीं है। हमारा यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन है, रशिया के साथ भी है, और कंपैरेटिवली चाइना के साथ भी है। तो हम इस चीज को यूटिलाइज करके ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। We should spread Indian values like democracy in Afghanistan, democracy in Middle East, secularism in US जहाँ पे ब्लैक पे अटैक हो रहा है, एंड टॉलरेंस। कोई किसी का व्यू अगर आपसे डिफरेंट है तो आप उसको टॉलरेट करो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हेटिंग दैट पर्सन। मेकिंग यूज ऑफ इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा भी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। कनाडा के चीफ मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिमार्क किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने ये कहा था कि जितने सिख नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है, उससे ज्यादा सिख मेरे कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। सो 36% ऑफ मिनिस्टर इन कनाडा दे फॉलो सिख रिलीजन। रीजन, सिख कम्युनिटी वहां पे काफी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। तो इंडियन डायस्पोरा को हमें यूटिलाइज करना चाहिए इन प्रॉपर मैनर। इंडिया के सॉफ्ट पावर को हमें स्प्रेड करना चाहिए, लाइक रिलीजन को। बुद्धिज्म रिलीजन वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में स्प्रेड हुआ। तो वी शुड यूज रिलीजन। सिनेमा, आफ्टर हॉलीवुड, बॉलीवुड है जो सबसे ज्यादा एनुअल मूवीज प्रोड्यूस करता है पर ईयर। इंडियन फूड को, तो इंडिया के सॉफ्ट पावर को हम प्रमोट करें। सो दिस इज हाउ इंडिया शुड टैकल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये पूरा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। सो G7 से G10 और G11 के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रिकमेंडेशन, वर्ल्ड में चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, G7 कहाँ पे फेल हुआ, इंडिया क्या सोल्यूशन दे सकता है और इंडिया को क्या करना चाहिए। तो लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर